भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन जब्त कर लिया। आज इंडिया जो हमारी नेबर कंट्री है उनका एक इसरो प्रोग्राम है स्पेस से रिलेटेड। उन्होंने आज नेविगेशन के हवाले से एक नई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है जो कि इन्हांस करेगी मतलब नेविगेशन सिस्टम को पूरी कंट्री के अंदर। इस बार कोर्ट ने बोला कि आपकी बार आए पीआईए का प्लेन उसको रख लेना, और रख लिया गया। प्लेन जाने नहीं दिया जा रहा है, वहीं खड़ा है। कि भारत की जो रियासत है महाराष्ट्र, उसका जो अगले साल कहा जा रहा है कि जो जीडीपी का साइज होगा ना वो $425 बिलियन होगा सिर्फ महाराष्ट्र का। वो कह रहे हैं अक्टूबर तक खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड हम जो है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। हमारे पास वो है ही नहीं है। हम अपना मुल्क किस तरह चला रहे हैं, भीख मांग के चला रहे हैं। हमने जितना दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था हमने बना लिया। जितना दुनिया ने हमसे फ़ायदा लेना था चाइना के अलावा वो ले चुके हैं। उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों। क्या रखा है हमने, क्या हासिल क्या कर लिया जंगों का, जंगों से हमने क्या कंक्लूड क्या कर लिया। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। हैवीएस्ट रॉकेट GSLV। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान शुरू से ही लेकर अब तक भारत से ही अपना कंपैरिजन करता रहता है और भारत को ही हर चीज़ में टक्कर देता रहता है। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी भारत को ही अपनी इस हर चीज़ के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी हर उस हालत, हर उस हरकत का जिम्मेदार भारत है और भारत ही हमेशा उनके खिलाफ साजिश करता है। पर वो पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के नेता कभी अपने जनता को ये नहीं बताते कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी फैसले लिए हैं, उन्होंने अपने हक से लिए हैं, अपने कामों को करके लिए हैं। भारत को उसमें कोई रोल नहीं, चाहे उसमें उनके मुल्क में छोटी से छोटी हरकत क्यों ना हो, वो इसका इंतज़ाम भारत पे डाल देते हैं और भारत को हर चीज़ में ब्लेम करते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वो लोग भारत की तरक्की को देखकर और भारत में दिन ब दिन प्रगति देखकर, जैसा कि भारत में नई संसद बन रही है, नई रोड्स बन रही है और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होता जा रहा है, भारत डेवलपिंग नेशन की कतार में आ रहा है। भारत की इसरो भारत को आगे ले जाने के लिए दिन ब दिन नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, नए नए लोगों को शामिल कर रही है और अमेरिका की नासा एजेंसी को और बड़ी बड़ी दुनिया की एजेंसी को टक्कर दे रही है। और वो लोग अब ये देख रहे हैं कि भारत की एजेंसी इसरो ने इस समय भारत का सबसे अच्छी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसकी पूरे वर्ल्ड में इस समय नाम हो रहा है, बातचीत की जा रही है। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी वो ऐसा क्यों नहीं करती और पाकिस्तान इन मामलों में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। इसी की परिचर्चा पर आज की बातों की वार्ता को सुनते की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 kgs है लगभग। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें। साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारा एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर, और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप जीपीएस देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज जीपीएस। अब जीपीएस जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये
जो जीपीएस अगर है हमारे पास तो हम नाविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नाविक एक लोकल सिस्टम है, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी वो नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है? 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। मलेशिया ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक प्लेन जब्त कर लिया। ये प्लेन पहले भी उन्होंने जब्त किया था, एक प्लेन पहले भी जब्त किया था 2021 में, जिसको डिप्लोमेटिक आश्वासन दिए गए थे कि यार आपका पैसा दे देंगे, अरे भाई छोड़ दो यार, छोड़ दो प्लीज, हमारा प्लेन छोड़ दो। तब उन्होंने छोड़ा था। आश्वासन देने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला। इस बार कोर्ट ने बोला कि आपकी बार आए, पीआईए का प्लेन उसको रख लेना, और रख लिया गया। प्लेन जाने नहीं दिया जा रहा है, वहीं खड़ा है। साथ में ये वही मलेशिया है जो कि कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब इंडिया ने इसका पाम ऑयल रोका, तब जाकर के ये इंडिया की ओर दोबारा आया। भूखे मरने की नौबत आएगी तो जरूर कश्मीर तो छोड़ेगा ही। ये वही मलेशिया है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और टर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये दोनों कंट्रीज पाकिस्तान के आप खिलाफ जाते दिख रहे हैं। देखिए, हम अरसा दराज से ब्लफ कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया कि जो दुनिया की अक़वाम है, उन्होंने आपका जो ब्लफ है उसको कॉल कर लिया। वो कहते ठीक है, फिर देख लेते हैं। अगर हम इतने ही हमें कोई $150 अरब की बात अब कर रहे हैं, हमने जितना दुनिया को बेवकूफ़ बनाना था हमने बना लिया। जितना दुनिया ने हमसे फ़ायदा लेना था चाइना के अलावा, वो ले चुके हैं। उनको भी आपकी ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क और उसका वज़ीर आज़म और उसका जो वज़ीर ख़जाना है, वो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए वो लाइनों में लगे हुए हों, वो कहाँ से 100 या $150 अरब, ये बात करते हुए सोचना चाहिए। पाकिस्तान की इकॉनमी का जो टोटल साइज़ है इस वक्त, वो कोई $342 अरब है। जो इकॉनमी की हैसियत है $342 अरब हो, जो ना यहाँ पे ना वहाँ पे, वो उसको कौन $150 अरब का कर्जा या ग्रांट देगा? ऐसा नहीं होता। तो टू बिग टू फेल वाली बात जहाँ तक है, मेरा ख्याल एक चीन ही बचा है जो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत अब ट्रस्ट करता है, या उसकी चीन की मजबूरी है स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। अब वेस्ट और यूरोप जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक पीछे हट चुकी हैं। उसकी वजह ये भी फरमाइएगा आपकी मौजूदगी का आने वाला बजट आप क्या समझते हैं? महंगाई होगी क्या? हमारे पास इतना पैसा है कि अवाम पर बोझ ना डालें? आने वाले बजट पे हुकूमत क्या कर सकती है जिससे अवाम का महंगाई का कमर ना टूटे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर कोशिश तो कर रहे हैं कि जो फिस्कल स्पेस है या नहीं है, इसके बावजूद कुछ आप देखेंगे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स बजट में आ सकती हैं।